दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। 15 अगस्त 2021 जब हम लोग अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय अफगानिस्तान में तालिबान ने डेमोक्रेटिक सरकार को टेक ओवर किया और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। आज के समय में भी तालिबान की रिजीम है, अफगानिस्तान है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तालिबान सही है कि गलत है, ये एक लोगों के बीच मिसकंसेप्शन रहता है कि तालिबान इंडिया के लिए सही नहीं है, तालिबान के कारण ही कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल गलत है। तालिबान हमारे दुश्मन नहीं है सर, तालिबान हमारे दोस्त हैं। और तालिबान के समय आज भारत के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान में, जो तालिबान की सरकार है वो काफ़ी अच्छी है। इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे कि तालिबान हमारे लिए अच्छे कैसे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन तालिबान समझना होगा। ऑपरेशन तालिबान से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये तालिबान आया कहाँ से, ये इवोल्यूशन हो कहाँ से। इवोल्यूशन शब्द गलत मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन तालिबान एक्चुअली आया कैसे, क्रिएट किसको किया, क्रिएट किसने किया तालिबान को, इसी चीज़ को समझेंगे। देखिए, तालिबान की कहानी को समझने से पहले दोस्तों एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। अगर आप अफगानिस्तान को डायरेक्शन की समझे, पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो डेमोग्राफिक लेवल पे आप देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है उसके पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में हजारा लोग रहते हैं जो कि मुस्लिम लोग हैं। ये हजारा लोग शिया मुस्लिम हैं। अब अफगानिस्तान के पश्चिम में ये जो हजारा लोग हैं जो शिया मुस्लिम हैं, अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान देश की सीमा साझा होती है और ईरान भी एक शिया देश है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अफगानिस्तान के उत्तर में जो मुस्लिम लोग हैं उनको कहा जाता है उज़्बेक। ये एक्चुअली में सुन्नी लोग हैं। और अफगानिस्तान के पूर्व में और दक्षिण में जो लोग हैं वो है पश्तून, ये भी सुन्नी लोग हैं। कहने का मतलब कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण में जो मुस्लिम समुदाय है वह है सुन्नी है, और पश्चिम में जो मुस्लिम समुदाय है वो शिया है। यानी अफगानिस्तान एक सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है, यहाँ पर सुन्नी की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब सुन्नी शिया क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग तालिबान के बारे में समझने आए हैं। अगले वीडियो में कभी हम लोग समझ लेंगे इसके बारे में भी, इस्लाम कैसे भारत में आया, इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, सारी चीज़ों को देखेंगे आप लोग। लेकिन पहले आप ये चीज़ को समझ लीजिए। आपने एक चीज़ क्या समझा, आपने ये समझा कि अफगानिस्तान के पश्चिम दिशा में जो मुस्लिम लोग हैं उनको कहा जाता है हजारा। ये एक्चुअली हजारा लोग शिया मुस्लिम हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के उत्तर, पूरब और दक्षिण में जो मुस्लिम लोग हैं वह सुन्नी। उत्तर में जो मुस्लिम लोग हैं वह है उज़्बेक, और पूरब में और दक्षिण में जो मुस्लिम लोग हैं वह है पश्तून। ये पश्तून सुन्नी के साथ साथ एक इस्लाम स्पेशल क्लास को भी मानते हैं जिसको कहा जाता है देवबंदी इस्लाम। देवबंदी हैं, जैसे इस्लाम में भी शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी। तो ये अफगानिस्तान के पूर्व और दक्षिण में जो मुस्लिम लोग हैं जो पश्तून है, ये देवबंदी इस्लाम को भी मानते हैं। और देवबंदी इस्लाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और देवबंद से हुआ। मतलब उसका ये समझ आए कि द सेंटर हमारे भारत में ही है। और ये जो तालिबान लोग हैं ना, ये पश्तून है, पूर्व और दक्षिण दिशा में रहने वाले ये मुस्लिम ही लोग तालिबान बने कैसे हम तो आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन समझ लीजिए कि तालिबान जो लोग हैं जो अफगानिस्तान में आज की सरकार चला रहे हैं अपनी, ये एक्चुअली पूरब और दक्षिण दिशा के अफगानिस्तान के पश्तून लोग हैं जो देवबंदी इस्लाम को मानते हैं। और हमको भाई एक बात बताओ, देवबंदी इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ से? सहारनपुर से। और कहाँ से? तो देवबंद से। अब तालिबान के लोग जो देवबंदी हैं कुछ भी भारत के खिलाफ करेंगे तो मोदी जी देवबंद से मौलाना लोग उठाएंगे, बोलेंगे भाई समझाओ इनको। कहानी कुछ भी अलग है, लेकिन तालिबान के लोग बुरे नहीं हैं सर। मिसकंसेप्शन को दूर करना ही तालिबान के बारे में ये वीडियो बनाने का मेन मेरा मोटो है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब एक और कहानी समझिए। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा तब तक तालिबान आया कैसे, अफगानिस्तान में बना कैसे, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। 1853 में होता क्या है कि अंग्रेजों और यूएसएसआर, जो उस समय सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, उसके बीच कीमिया का युद्ध होता है। इस 1853 के कीमिया के युद्ध में ब्रिटेन क्या करता है, सोवियत संघ को बहुत बुरी तरह से पछाड़ देता है, उसको हरा देता है। जब सोवियत संघ इस युद्ध को हारा तो वह इसने एनालाइज किया कि भाई ऐसा कारण क्या हुआ जिसके कारण मैं ब्रिटेन से हार गया। उसने सोचा कि मैंने समय के साथ अपने मिलिट्री इनोवेशन काम नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन अपने वेपन्स में नहीं लाया, वही ट्रेडिशनल युद्ध पद्धति थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा था, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। जब ये सोवियत यूनियन ने सोचा कि भाई हम इस चीज़ में पीछे हैं, आफ्टर द 1853 कीमिया वॉर, इस चीज़ पर निष्कर्ष लगा कि अब हम भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे, औद्योगिक क्रांति करेंगे। अब भाई एक बात बताइए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, इस इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फुलफिल करने के लिए आपको रिसोर्सेज जरूरत थी, जिसके कारण अंग्रेज अलग अलग कॉन्टिनेंटों में जाते थे और वहाँ के कंट्री को कॉलोनी बनाते थे, जिसमें भारत भी कॉलोनी बना। जब
कीमिया की युद्ध 1893 में रूस हारा ब्रिटेन से, तो रूस को भी लगा कि भाई मुझे भी अब क्या करना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना है, और मुझे करना क्या है कि रिसोर्स की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है। इस संसाधन को प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ अपने दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ा। दक्षिण दिशा में क्या है, आज के समय देखा जाए तो रसिया से आप दक्षिण दिशा में नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा सेंट्रल एशिया, जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं, कैस्पियन सागर वाले, अराल सागर वाले जो है। तो जो ये सेंट्रल एशिया तो उस समय ही सोवियत संघ का ही पार्ट था, यहाँ पर रिसोर्सेज की भंडार थी। इसी कंसेप्ट से एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी जिसकी हेडक्वार्टर शंघाई में है। भारत भी उसका मेंबर है, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, उसके बारे में कोई बात बोलेंगे, बात में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए 1853 में रसिया ब्रिटेन से हारा। रसिया जब ब्रिटेन से हारा तो उसने सोचा कि भाई हार का कारण क्या है, तो उसने सोचा कि मैं औद्योगिक क्रांति में पिछड़ा हूँ, मैं वही ट्रेडिशनल वार लड़ा। अंग्रेज मॉडर्नाइजेशन हो गया था, उनके वेपन में, मिलिट्री में भी मॉडर्नाइजेशन आ गई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सोवियत संघ ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए उसको संसाधन की जरूरत पड़ी। इस संसाधनों की प्राप्ति के लिए उसने सेंट्रल एशिया को चुना और सेंट्रल एशिया की तरफ भी आने लगा। अगर आप सेंट्रल एशिया को अगर नक्शे में देखते हैं तो उसकी सीमा अफगानिस्तान से भी छूती है, और पाकिस्तान और भारत उस समय एक था ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में बैठे हुए ब्रिटिश इस चीज़ों को देख रहे थे कि भाई 1853 में ये रसिया सोवियत संघ मेरे हाथों से पीटा, ये संसाधन के लिए आ रहा है सेंट्रल एशिया में। अफगानिस्तान उस समय ब्रिटेनों के कंट्रोल में था नहीं। अगर वो ब्रिटेन से अफगानिस्तान से जैसे नीचे आ जाए पाकिस्तान में, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए चैलेंज हो सकता है सोवियत यूनियन। इसको टैकल करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के जो अंग्रेज थे ये डायरेक्टली घुस गए अफगानिस्तान में। जब ये अफगानिस्तान में घुसे तो इनके घुसने के कारण इनको 3 युद्ध करना पड़ा। ये लगातार युद्ध नहीं हुआ, एक 1839 से 42 में युद्ध हुआ, जिसको फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कहा जाता है। उसके बाद 1878 और 1880 के बीच हुआ, एक 1990 के बीच हुआ, मई अगस्त के महीने में 1920 में हुआ था। तो 78 और 80 में अफगान और ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों का था, एंग्लो अफगान वार हुआ था। ये 3 युद्ध आप याद रखिएगा। अब एक चीज समझिए, लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन जो था बुरी तरह से अफगानिस्तान में पीट रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान को आज के समय में वर्ल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अब फतेह जो भी गया इस अफगानिस्तान में वो पीट के ही आया है, वो रूस हो, अमेरिका हो। 20 सालों तक अमेरिका की सेना थी, रूसिया भी पीटेगा, देखते रहिए आप कैसे है। उसको मैं पिटवाऊंगा, मैं नहीं पिटवाऊंगा, कहानी इतिहास पिटवाएगी। अंग्रेज भी पीट कर आए। अंग्रेज इस चीज़ से देख रहे थे कि धीरे धीरे रसिया जो सोवियत यूनियन था उसका प्रभाव सेंट्रल एशिया में था ही, वो अफगानिस्तान की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे थे। इसको देखते हुए ब्रिटेन ने क्या किया कि 1853 में एक लाइन ड्रॉ की ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। ये जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच लाइन ड्रॉ की, इसी को कहा जाता है डूरंड लाइन। और आज के डूरंड लाइन में इसी बोलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो अलग करता है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। मेरे भाई एक बात समझो, मैंने शुरू के वीडियो में आपको क्या बताया था कि अफगानिस्तान के दक्षिण में और पूरब में जो मुस्लिम लोग हैं उनको कहा जाता है पश्तून। जब ये डूरंड लाइन ड्रॉ की गई तो आप ये देखिए कि इसकी प्रभावता इफेक्ट, इसकी जो प्रभाव थी यह पूरब और दक्षिण में रह रहे अफगानिस्तान के पश्तून लोगों पर पड़ा। ये पश्तून लोग अलग थलग हो गए लिखा है, कारण कुछ ब्रिटिश इंडिया में कुछ अफगानिस्तान में, जिसके कारण ये बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये जो लाइन है ये कॉलोनियल मास्टर के द्वारा इम्पोज की गई थी। और आज के समय में भी अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है। तालिबान की सरकार है ना अफगानिस्तान में, मैंने आपको क्या बताया कि अफगानिस्तान के लोग पूरब और दक्षिण में रह रहे पश्तून लोग हैं जो देवबंदी मुस्लिम को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, माफ़ कीजिएगा, इस्लाम को मानते हैं, देवबंदी इस्लाम को। ये पश्तून लोग जब 1893 में डूरंड लाइन जब ड्रॉ की गई तो उस समय भी इसका विरोध किए थे। तो तालिबान कैसे डूरंड लाइन को मार लेगा? और डूरंड लाइन आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। तो सिर दर्द हमारे लिए तालिबान हुए कि पाकिस्तान के लिए? इसलिए कहा जाता है कि इतिहास जानना जरूरी है, और इतिहास की कड़ी ही भविष्य से जुड़ी होती है, वर्तमान से जुड़ी होती है। 1853 में डूरंड लाइन ड्रॉ कर दिया गया। मैंने आपको बताया है कि 3 एंग्लो अफगान वार हुए। 1920 में जो तीसरा अफगान वार था जो मई अगस्त के बीच हुआ था, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1920 में 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इसमें ब्रिटेन को अपने संसाधन को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। अब जीता, लेकिन संसाधन की क्षति तो हुई ना। उसके बाद ब्रिटेन ने सोचा कि भाई मुझे अब ब्रिटिश इंडिया में ही फोकस करने दो, अफगानिस्तान पर ज़्यादा हस्तक्षेप करना सही नहीं है। 1920 में
ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेज थे बोले अफगानिस्तान भाई हमें हाथ जोड़ते हैं, अब तुम अपना कंट्रोल करना है, जिसको करो, जिसको राजा बनना है राजा बनो। 1920 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज कॉलोनी बना चुके थे, पिटाए थे लेकिन 3 बार के बाद तो कंट्रोल कर चुके थे अफगानिस्तान को, रसिया को प्रभाव को कम करने के लिए। 1920 के बाद एक शासक बना जिसका नाम था राजा जहीर शाह, ये अफगानिस्तान का शासक बना। और अफगानिस्तान का जो शासक बना राजा जहीर शाह, इसका संबंध सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी गहरा था, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। यह 1970 तक अफगानिस्तान का राजा रहा। कौन? राजा जहीर शाह। जब 1970 आया दोस्तों, तो इसको कुछ बीमारी होने लगी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गया था, और इस बीमारी के कारण वह यूरोप इलाज कराने जाता था। जब ये यूरोप इलाज कराने गया तो इसका एक कमांडर इन चीफ कह सकते हैं जिसका नाम था मोहम्मद दाऊद। इस मोहम्मद दाऊद ने किया क्या कि मौका देखते हुए मिलिट्री को कर दी, तख्ता पलट कर दिया और अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर लिया। किसने? मोहम्मद दाऊद। जब मोहम्मद दाऊद ने अपना कंट्रोल कर लिया दोस्तों, तो इसकी भी बैकिंग रसिया की थी, सोवियत यूनियन की थी। ध्यान दीजिएगा, जब रसिया को मोहम्मद दाऊद ने सपोर्ट रसिया ने, सोवियत यूनियन ने मोहम्मद दाऊद को समर्थन किया दोस्तों, तो ये जब बना अफगानिस्तान का शासक, तो इसने बोला कि भाई अफगानिस्तान एक सेकुलर कंट्री बनेगा। अब ये बताइए, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला कंट्री था, उसमें एक शासक मुस्लिम जिसका नाम था मोहम्मद दाऊद, जिसको रसिया के बैकिंग, रशियन कम्युनिस्ट थे, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट, किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं, और वो बोल दिए कि भाई अब ये सेकुलर स्टेट बनने वाला है। जब ये सेकुलर स्टेट का डिक्लेरेशन दिया गया, घोषणा की गई कि अफगानिस्तान एक सेकुलर स्टेट होगा मोहम्मद दाऊद द्वारा, तो अफगानिस्तान में 3 महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट मौलाना, मौलवी, टीचर जो करना कह ले, ये लोग विरोध करने लगे मोहम्मद दाऊद का। मोहम्मद दाऊद बोला कि सुनिए, सेकुलर स्टेट तो बनेगा, आपको रहना है तो रहिए, नहीं है तो बोरिया बिस्तर उठाइए जाइए। ये जो 3 मौलाना थे उनका नाम ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी, एक का नाम था गुलबदन हिकमत्यार, गुलबदन हिकमत्यार, और एक का नाम था अहमद शाह मसूद। बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबदन हिकमत्यार और अहमद शाह मसूद, ये 3 लोगों ने मोहम्मद दाऊद का विरोध किया। मोहम्मद दाऊद माना नहीं। ये तीनों लोग गुलबदीन हिकमत्यार, सॉरी मैं नाम भूल रहा, हाँ, गुलबदीन हिकमत्यार, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद, ये चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर वहाँ के सरकार से मिले, ISI से मिले, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के लोगों से बात की, और बात करने के बाद इन लोगों ने कहा कि देखिए, अफगानिस्तान में मोहम्मद दाऊद की सरकार है, उसका शासन है, और उसकी बैकिंग रसिया, सोवियत यूनियन कर रहा है, और वहाँ पर वह सेकुलर स्टेट बना रहा है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक सेकुलर स्टेट ना बने। ये कौन बोल रहा है? गुलबदीन हिकमत्यार, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद। पाकिस्तान जब ये बात सुना, उसको लगा कि भाई ये तो प्लेट में मतलब बैठा बैठाया चीज़ हमको मिल गया अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने के लिए। अब थोड़ा सा कहानी को मैं चेंज करता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में ले जाता हूँ। 1955 से 1975 के बीच अमेरिका वियतनाम वार हुआ। आपको वियतनाम युद्ध में पता है कि अमेरिका कैसे पिट के गया वियतनाम से। भले ही एरेंट ऑरेंज गिरा रहा था वियतनाम में, लेकिन हो चिन मिन, कहानी आपने पढ़ा होगा, ये सुना होगा, नहीं जानते समझ लीजिए। वियतनाम युद्ध लड़ा और वियतनाम युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से पिट का जा रहा था। जब अमेरिका पिट का जा रहा था, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका को बुलाया, अमेरिका इधर इधर। अमेरिका बोला क्यों भाई, मैं तो पीट कर जा रहा हूँ वियतनाम से, अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? वो बोला सुनो ना, ये 3 मौलाना अफगानिस्तान से उठ के आए हैं। एक का नाम है गुलबदीन हिकमत्यार, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद। ये भाग कर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद दाऊद का शासन अफगानिस्तान में है, उसको सोवियत यूनियन की बैकिंग है, और वो लोग अफगानिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाने वाले हैं। अमेरिका बोला कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ISI ने कहा कि भाई वियतनाम युद्ध में, वियतनाम में तुमको पीटा है, ये दुनिया जानती है, लेकिन मुझे पता है कि तुमको वियतनाम ने नहीं पीटा है, सोवियत यूनियन ने पीटा है। पर्दे के पीछे वियतनाम को सपोर्ट कौन कर रहा था? सोवियत यूनियन। कोल्ड वार 1991 तक चला कोल्ड वार, आपको पता ही है। अमेरिका बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही अच्छा मौका है कि अब वियतनाम का जो बदला है मैं अफगानिस्तान में रसिया को पीट कर लूँगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने बोला अफगानिस्तान के ISI को कि देखो तुम क्या करो, खैबर पख्तूनख्वा आज के पाकिस्तान के एक प्रोविंस है, वहाँ की राजधानी पेशावर है, और बलूचिस्तान आपको पता है उसकी राजधानी क्वेटा है। वहाँ पर तुम मदरसे खोलो। मदरसे थे लेकिन बोला कि स्पेशल मदरसे खोलो, और गुलबदन हिकमत्यार, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद और पाकिस्तान के ISIS, आपका काम है कि आप अफगानिस्तान से लड़के को लेकर आए, लड़के लाए और इस मदरसे में भरे।
पाकिस्तान के आईएसआई बोला कि भाई मदरसे में पढ़ मतलब इसको बैठा के करेंगे क्या। अमेरिका बोला कि इनको जिहाद की शिक्षा दी जाएगी, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाएगी, इनको रेडिकल बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आईएसआई ने सीआईए से बोला कि ये करेगा कौन काम, है तुम्हारे पास एसेट, है तुम्हारे पास लोग। अमेरिका बोला तुम चिंता मत करो। अमेरिका उठा, इन लोगों को काम पर लगाकर गुलबदन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान से लड़के को लेकर आएंगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी लाएगी लड़के को पाकिस्तान में बने मदरसे उनमें भरा जाएगा, उनको रेडिकल किया जाएगा, ब्रेन वॉशिंग किया जाएगा, जिहाद सिखाया जाएगा। इनको सिखाने वाले के लिए आएंगे लोग कहाँ से, तो अमेरिका की सीआईए गई सऊदी अरब गई। तो सऊदी अरब में एक चीज़ आप समझिए, सऊदी अरब में एक समय वहाँ पर किंग थे मोहम्मद अजीज, और वहाँ की उन्हीं के नाम पर जो किंग थे मोहम्मद अजीज, अब्दुल अजीज, माफ़ कीजिएगा मोहम्मद अजीज नहीं अब्दुल अजीज, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। इस अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था जिसका नाम था अब्दुल्ला आजम, और अब्दुल्ला आजम को सीआईए ने बोला कि अब्दुल्ला आजम आप इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आपका काम यह है कि आपको चलना होगा पाकिस्तान और आपको बच्चों को रेडिकल करना होगा हमारे पाकिस्तान के मदरसों में। सीआईए ने पैसा दिया अब्दुल आजम को। अब्दुल आजम बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक अपना चेला भी ले जाऊंगा। सीआईए बोली कि तुम्हारा कौन है चेला, वो बोला मेरा चेला का नाम है ओसामा बिन लादेन। तो ध्यान दीजिएगा, ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से ये जाते हैं पाकिस्तान में गए जाते हैं मदरसों में, और वहाँ से गुलबदन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद आईएसआई जो अफगानिस्तान के बच्चों को लाकर मदरसे में रख रही थी, इनको इन्होंने रेडिकल ब्रेन वॉशिंग जिहाद सिखाने लगे। और बोला गया कि देखो भाई तुम्हारे यहाँ देश में मोहम्मद दाऊद की सरकार है, वहाँ पर रसिया का, सोवियत यूनियन का प्रभाव है, वो है कम्युनिस्ट, तुम्हारे देश है इस्लाम, तुम्हारे देश में इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देंगे, तुमको जिहाद करना पड़ेगा, लड़ना होगा। तुम मतलब पूरा धर्म के नाम पर भड़काया गया उन लोगों को, ब्रेन वॉशिंग की गया। वो पता है ये कितना खतरनाक खेल होता है। अमेरिका बोला रुको, ये अब्दुल आजम और ओसामा बिन लादेन कर ही रहे रेडिकल, एक काम करो मैं एक और आदमी को उठा कर रखता हूँ। इस आदमी को एक और आदमी उठाने के लिए सीआईए गई, और ये चला गया सीआईए इजिप्ट में एक सर्जन था डॉक्टर जिसका नाम था अलमुन्ना खुमैनी। क्या नाम था? अयमुन्ना अल जवाहरी, खुमैनी नहीं, माफ़ कीजिए खुमैनी नहीं, खुमैनी तो आपका थी में ईरान में है। अयमन अल जवाहरी, क्या नाम था उसका? अयमन अल जवाहरी को मिस्र से सीआईए ने पाकिस्तान में लाया। अब 3 लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे, रेडिकल कर रहे थे, यह सिखा रहे थे बच्चों को। कौन कौन? अब्दुल आजम, ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहरी। उसके बाद पाकिस्तान सब सारा चीज़ दे रहा था, तो पाकिस्तान के आईएसआई ने अमेरिका के सीआईए से कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ भी कुछ एसेट है, उसका भी प्रयोग करो ना। अमेरिका वाला तुम्हारे पास कहाँ है? उसने बोला है ना, 3 लोग हैं। कौन कौन? हाफिज सईद, मसूद अजहर और जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का नाम सुनोगे। ये 3 लोगों का भारत में क्या रोल रहा है हर भारतीय जानता है, ठीक है। अब इतने लोग रेडिकल करने लगे, मैं फिर नाम याद रहता हूँ, एक एक का नाम याद कर लीजिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और गुलबदन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान से बच्चों को पकड़कर पाकिस्तान ला रहे थे, उनको मदरसे में रखा जा रहा था। इस मदरसे में उन बच्चों को रेडिकल ब्रेन वॉशिंग और जिहाद सिखा रहे थे सऊदी अरब से आए हुए एक प्रोफेसर जिसका नाम था अब्दुल्ला आजम, और उसका एक चेला जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। इसके बाद अमेरिका ने इजिप्ट से एक और डॉक्टर को उठा कर लाया जिसका नाम था अयमन अल जवाहरी, और उसके साथ पाकिस्तान ने अपने 3 और मौलवियों को भिड़ा इस काम में, जिसके नाम था, तीनों का नाम मसूद अजहर, हाफिज सईद और जलालुद्दीन हक्कानी। ये सभी लोग मिलकर इन बच्चों को रेडिकल कर रहे थे। या बच्चे इतने रेडिकल हो गए कि मुजाहिदीन कैंपेन ये करने लगे सोवियत यूनियन के खिलाफ, और इनको हथियार दे दिया सीआईए ने, अमेरिका ने ब्लैक बजट बनाकर, और ये पूरा अफगानिस्तान में मोहम्मद दाऊद के खिलाफ जिहाद पर उतर आए। सोवियत यूनियन देख कर हालांकि भाई ये हो क्या रहा है। और 1980 से 1988 तक 1980 तक अफगानिस्तान में मुजाहिदीन कैंपेन पूरा चरम पर चलाया गया। अमेरिका का इस मुजाहिदीन कैंपेन और पाकिस्तान के इस खेल में हुआ क्या कि रसिया अपना बैग उठाया और बोला कि भाई अफगानिस्तान से मुझे जाना ही होगा, अफगानिस्तान से वहाँ चल गया। जब रसिया गया 1988 में मुजाहिदीन कैंपेन के कारण, उसके बाद अमेरिका लगा भाई मेरा काम हो गया, मैंने वियतनाम में युद्ध का बदला ले लिया रसिया से, वो चला गया अमेरिका। जब ये चला गया तो बच गए ये लोग। कौन कौन? जो बच्चों को रेडिकल कर रहे थे। कौन कौन?
फिर से सुनिए, अब्दुल आजम, ओसामा बिन लादेन, अयमन अल जवाहिरी, हाफिज सईद, मसूद अजहर और जलालुद्दीन हक्कानी। अब्दुल आजम का तो पता नहीं चलता है, आप पता कर लीजिएगा विकिपीडिया पर। लेकिन ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी ने सोचा कि अमेरिका ने हमारा दुरुपयोग किया है, हमारा यूज किया है। अब उनको अमेरिका से बदला लेने के लिए दिमाग में एक रंग जैसा चढ़ गया कि भाई अमेरिका ने हमारा मिस यूज किया है। अब एक चीज़ समझिए, जब मोहम्मद दाऊद जब अफगानिस्तान में सेकुलर स्टेट घोषित कर रहा था, जो 3 मौलाना अफगानिस्तान से भाग कर आए थे, जो अफगानिस्तान से बच्चों को ला रहे थे पाकिस्तान में, बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबदन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद, अब ये बोले हैं कि भाई अब हमको जाकर संभालना है अफगानिस्तान। ये लोग चले गए। अब इन लोगों में लड़ाई होने लगी तीनों में कि मैं संभालूंगा नहीं संभालूंगा, तो कोई डिफेंस मिनिस्टर बनता है, कभी किसकी सरकार कभी किसकी सरकार, ये लोग संभालने लगे। और ये जो लोग थे ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी, ये लोग ये सोचा कि भाई अब हमारा कोई काम नहीं है, हमारा एक ही काम है अमेरिका को पीटना है, अमेरिका से बदला लेना है, अमेरिका ने मैंने मैसेज किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के भी 3 लोग थे, मसूद अजहर, हाफिज सईद और जलालुद्दीन हक्कानी। 1988 के बाद जब ये मुजाहिदीन कैंपेन अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के बाद, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हुआ, जो समाप्त हुआ, इन तीनों एसेट को आईएसआई ने सोचा कि अगर ये फ्री रहेंगे तो ये अफगानिस्तान में से पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आकर ही हमारे लिए नाक में दम करेंगे। इसको क्या किया कि मसूद अजहर और हाफिज सईद, जलालुद्दीन हक्कानी ने बहुत सारे तंजीम बनाए गए। इस तंजीम के बारे में आपको बताऊंगा, बताइए समझे, तंजीम बनाए गए और इसी तंजीम को मोड़ दिया गया 1988 के बाद कश्मीर की तरफ कि आप कश्मीर में जिहाद करो। अभी ये देखिए कि 1990 से लेकर 2000 तक कश्मीर में कितना ज़्यादा हिंसा और घाटी में रहा। इसका मेन कारण क्या था, ये जितना मुजाहिदीन कैंपेन चलाया गया था रसिया के खिलाफ अफगानिस्तान में, इसी चीज़ को पूरा यूटर्न दे दिया गया कश्मीर में। इसी कारण 1990 से लेकर 2020 कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद दिखाई देता है। कारण समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये चीज़ मीडिया आपको नहीं बताने वाली है मेरे भाई। उसके बाद एक और चीज़ आप समझिए, ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी ये बैठ गए थे कि भाई हमको अमेरिका से बदला लेना है, बदला लेकर ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। अब एक चीज़ और, एक थोड़ा सा सिंपल चीज़ समझ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो तीनों लोग, अब देखिए, जब गुलबदन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद आईएसआई ये बच्चों को ला रहे थे अफगानिस्तान पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उसमें से कुछ बच्चे जो मुजाहिदीन बन गए थे और कैंपेन में भाग ले रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, मोहम्मद दाऊद के खिलाफ। उसके बाद कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो रेडिकल हो गए थे, जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई थी, जिहाद सिखा दिया गया था, लेकिन इनका प्रयोग मुजाहिदीन कैंपेन में नहीं किया गया था। उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था मुल्ला उमर। ये देखा कि ये जो बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबदन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके कारण ये मुल्ला उमर ने 1994 में जो मदरसे के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे थे, मुजाहिदीन कैंपेन के लिए तैयार हो रहे थे, जो मुजाहिदीन कैंपेन में प्रयोग हुए नहीं, इनको तालिब कहा जाता था, जितने भी बच्चे रेडिकल होते थे, उसी में से एक लड़का था जिसका मुल्ला उमर नाम था। इसने 1994 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया तालिबान, और ये सारे बच्चे पश्तून थे, देवबंदी इस्लाम के लोग थे। ये ने देखा कि गुलबदन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी हमारे देश को मतलब पूरा बर्बाद करने में चक्कर में बोले। अब ये आईएसआई से जाकर बोले कि भाई अब हमको आपने क्यों मदरसे में रखा है, इसका हमारा प्रयोग क्या करेंगे, अब हमको टेक ओवर करने दीजिए। और इधर नाक में दम करके तीनों मौलवी आईएसआई के पाकिस्तान के रखे थे। ऐसे भी सोचा भाई जाओ यार, इनका पीछे छोड़ा, तुम ही लोग नए लोग जाकर कंट्रोल करो। मुल्ला उमर ने 1996 में पाकिस्तान में तीनों लोगों को बढ़िया से काम किया। अब ये इसमें से 2 लोग तो मर गए हैं, एक आदमी बच्चा है, और दोनों 3 आदमी से गुलबदन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी, इसको मार दिया गया। ये जो था बुरहानुद्दीन रब्बानी मर गया, गुलबदन हिकमतयार ये जिंदा है अभी, और अहमद शाह मसूद ये भी, इसको भी मार दिया गया। अभी एक चीज़ ये समझिए, 1996 में मुल्ला उमर के लीडरशिप में तालिबान टेक ओवर कर लेती है अफगानिस्तान को, और 1996 और 2001 तक के तालिबान का रिजीम रहती है अफगानिस्तान में। और ये समय थोड़ा हिंसा का रहता है। हिंसा मेन कारण क्या रहता है ये समझिए। तालिबान कैसे बना आपको समझ में आ गया। मदरसे में वो बच्चे जिसको अफगानिस्तान से लाया गया था, ब्रेन वॉशिंग रेडिकल किया गया था, जिनको मुजाहिदीन कैंपेन में प्रयोग करना था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो प्रयोग हो चुके थे, और जो बच्चे प्रयोग नहीं होते वही बच्चे में से एक लड़का जिसका नाम था मुल्ला उमर, वही तालिबान बनाता है। और तालिबान बना के कराना था कि वो देखता कि भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के लिए पर कितना अत्याचार हो, ये लोग क्या कर रहे हैं। 3 लोग जो भाग के आए थे मोहम्मद दाऊद के रिजिम में पाकिस्तान। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। मैंने आपको ये बताया कि रेडिकल करने के बीच में 2 लोग जो थे, ओसामा बिन लादेन और अयमन जवाहिरी,
इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया अलकायदा। अलकायदा का मेन एम मोटो यही था भाई अमेरिका से बदला लेना है। और तालिबान और अलकायदा के बीच एक एग्रीमेंट जैसा समझे, ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं समझौता जैसा, कि अलकायदा अफगानिस्तान में रहेगा, यूएस के खिलाफ काम करेगा, ठीक है। और तालिबान जो सरकार होगी उसको गवर्नेंस के काम करेगी, सरकारी जो कंट्रोल करने का करेगी, एडमिनिस्ट्रेट करेगी सरकार अफगानिस्तान में। तो ये मिलता है। अब ये देखिए 9/11 घटना होती है 2001 में। जब 9/11 होता है WTO पर यूएस में, अमेरिका को लगता है कि भाई ये करने वाला आदमी कौन है, ये तो कोई किया होगा ना। अमेरिका को पता चला कि पीछे अलकायदा खाता है, अलकायदा का हाथ है। अलकायदा का हाथ किसका किसका है? ओसामा बिन लादेन और आयमन अल जवाहिरी का। अब इनको पीछे पड़ जाता है अमेरिका और पूरे वर्ल्ड में टेरर पर अटैक करना शुरू कर देता है। अफगानिस्तान में सबसे पहले आता है, तालिबान को हटाता है और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाती है, सॉरी डेमोक्रेटिक सरकार को लाता है, रिजीम को लाता है, क्योंकि अमेरिका को उसमें इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा, एक लोकतांत्रिक सरकार आएगा। अमेरिका 20 सालों तक सेना को रखा और अलकायदा के एक एक को ढूंढ के बड़ी बढ़िया से पिटा। ये अलकायदा के जो अफगानिस्तान से चले वो भागे पाकिस्तान। पाकिस्तान में ISIS से बोले कि भाई हमको शरण दो। ओसामा बिन लादेन और आयमन अल जवाहिरी, इनके जो लिंक पाकिस्तान में भी हो गए। अमेरिका बोला पाकिस्तान से कि देखो तुम बताओ हमें कि तुम्हारे यहाँ अलकायदा के लोग कहाँ कहाँ हैं। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सारा लिंक अफगानिस्तान के में और पाकिस्तान में लड़ रहे अलकायदा के लोगों को बताया, CIA को, और ढूंढ ढूंढ कर सबको पीटा अमेरिका ने। जब ये चीज़ हो रहा था तो अलकायदा ने देखा कि आप सही नहीं कर रहे हैं, हमारी समस्या आप नहीं है, हमारी समस्या US है। इसी को देखते हुए अलकायदा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते हैं कि अलकायदा था, उसी में से एक और ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच बनाया गया जिसका नाम था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो आज के समय में भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अलकायदा को मारने में हाथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने CIA को बताया था। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मर जाता है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में घुस कर मार दिया ओसामा बिन लादेन को। भाई ओसामा बिन लादेन कहाँ है पाकिस्तान में? ये सारा पाकिस्तान ही अमेरिका को बताया था, ठीक है। 20 सालों तक रही सेना। ट्रंप जी आए, ट्रंप बोले कि भाई हमारा पैसा खर्चा हो रहा है दूसरे देश में, सेना को वापस बुलाया, फिर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। ये बताइए इस पूरा कहानी में आपको तालिबान का कोई गलत काम लगा? तालिबान विरोध करता है डूरंड लाइन को, जो 1893 में ब्रिटिशों द्वारा खींचा गया, जो पश्तून अलग हो गया। आज के समय में तालिबान ने भारत से को बहुत सारे प्रोडक्ट क्या किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। हम लोगों ने भी एक्सपोर्ट किया है तालिबान को, अफगानिस्तान की सरकार को। तालिबान ही है। भारत वैश्विक मंच पर ये नहीं मानता कि तालिबान की सरकार को नहीं मानता, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश है। तालिबान में जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तो वो तो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी में इंगेज करना उनके साथ जरूरी है। तो तालिबान भारत के लिए खतरा नहीं है, वह सही है अपने जगह पर। बाकी वो समझे हमारे साथ, भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। उसके बाद भारत में और कैसे कर से आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बने, काम किए, ISI के व्याप पर अगर हो सके तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और हमने लेटर मुगल पीरियड के बारे में, कुछ शासकों के बारे में आपको बताया था पीछे की सीरीज, अगर आप वीडियो देखें, जिसमें से बहादुर शाह फर्स्ट था, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद अहमद शाह बहादुर आएगा। तो हो सकता है कि अगले वीडियो में अहमद शाह बहादुर के बारे में भी आ जाए। तो अब इतिहास का भी जो वीडियो होगा वो आएगा आपके पास। तालिबान की पूरी कहानी ये थी। नमस्कार।